दोस्तों 28 जून 1914 एक 19 साल का स्टूडेंट जो कि उस वक्त स्कूल में पढ़ता था, जिसको ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का प्रिंस माना जाता था। ये वर्ल्ड वार लगी कैसे, इस असैसिनेशंस को समझने के लिए हमें आज से तकरीबन बहुत साल पीछे जाना पड़ेगा। हम ये देखेंगे कि ये ऑस्ट्रो हंगेरियन की जो एम्पायर की जो ये वार थी वो किस तरीके से लगी। इमेजिन करें मेरे सामने एक डायनामाइट का पहाड़ है और मैं उसको एक माचिस की तीली से उसको जलाता हूँ तो उसमें एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उसकी वजह ये नहीं थी कि मैंने तीली से उसको यानी माचिस की एक तीली से उसको जलाया तो वो फटा। उसकी वजह ये थी कि एक डायनामाइट का बड़ा पहाड़ था जिसकी वजह से वो आग लगी। अब हुआ ऐसे कि ये एक ऐसी जंग थी जिसके अंदर 2 करोड़ लोगों की मौत हो जाती है, यानी 2 करोड़ लोगों की मौत हो जाती है। यह जंग हुई कैसे, आइए हम सब इसको समझते हैं कि वर्ल्ड वार किस तरीके से लगी, किस तरीके से नहीं लगी, हम उसको आज समझेंगे। दुनिया के अगर नक्शे की बात करें तो उस वक्त कुछ एम्पायर्स थे जो इस दुनिया पे हुकूमत करते थे। अब मैं बात करूं, सबसे हमारी कहानी शुरू होती है ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की, जो कि आज के वक्त का सबसे बड़ा एम्पायर माना जाता है। उसके साथ रशिया एम्पायर था जो आज के रशिया के एम्पायर से ज़्यादा बड़ा है। उसके अलावा ओटोमन एम्पायर थी यानी टर्की की जो ओटोमन एम्पायर थी, और जर्मन एम्पायर था, फ्रांस एम्पायर था। अब ये जंग को किस तरीके से लगाई थी कि उसके अलावा यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम एम्पायर भी था। आपको बताता चलूँ कि उस वक्त के दौर की बात इस तरीके से शुरू हुई थी कि उस वक्त दौर में जो डेमोक्रेसी की अगर बात करूं तो वो बिल्कुल भी नहीं थी, डेमोक्रेसी नहीं थी। लोग जो थे वो मोनार्की थे यानी एक ऐसी हुकूमत जिसके अंदर अवाम यानी पीपल का इस हुकूमत के अंदर कोई लेन देन नहीं था, यानी हुकूमत को कोई पूछता ही नहीं था। सिर्फ राजा और महाराजाओं का दौर था, बादशाहों का दौर था। सिर्फ अगर उस वक्त सुनी जाती थी तो ऐसे कह लें कि जिसके माथे पर ताज था यानी जो बादशाह था उसकी मानी जाती थी। मोनार्की सिस्टम था, कोई डेमोक्रेसी सिस्टम नहीं था। सिर्फ 3 मुल्क थे जिनके पास जो डेमोक्रेसी थी, यानी कौन कौन सा, एक था फ्रांस जिसके पास डेमोक्रेसी यानी वो डेमोक्रेसी को फॉलो करते थे, दूसरा स्विट्ज़रलैंड, तीसरा जो था सैन मेरिनो। ये 3 मुल्क थे जिसके पास जमहूरियत थी। बाकी जितने भी जो थे वो मुल्क थे, जितने भी एम्पायर थे वो मोनार्की थे। अब यहाँ पर मैं एक और बात आपको बताता चलूँ कि जितने भी ईस्टर्न जो यूरोप के जितने भी ईस्टर्न ममालिक थे, जिसके अंदर बोस्निया जो था वो हर्ज़ेगोविना, दूसरा ये था कि जो अपना बुल्गारिया था, और सैन मेरिनो के अलावा जो दूसरा मुल्क था यानी सर्बिया, बोस्निया, और दूसरा था वो बुल्गारिया। ये सारी इनको कहते थे बाल्कन कंट्रीज़। और याद रखिए ये हमारी कहानी का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, बाल्कन कंट्रीज़, जिसके अंदर बोस्निया था और सर्बिया था, बुल्गारिया था, बोस्निया था। ये हमारे जो थे बाल्कन कंट्रीज़, यानी ये हमारे आगे जाके टॉपिक्स के अंदर बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। अब इस जंग की स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं तो ये जंग जो स्टार्ट होती है 1878 के अंदर। ये जंग स्टार्ट होती है 1878 के अंदर। ये किसके बीच में शुरू होती है? ये होती है एक रशियन एम्पायर, दूसरा ओटोमन एम्पायर के बीच में लगती है। अब इन देश का मकसद क्या था कि उस वक्त ऑस्ट्रो हंगेरियन के पास जो बोस्निया और हर्ज़ेगोविना का जो इलाका था वो टेम्परेरी तौर पर ऑस्ट्रो हंगेरियन की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो उसको संभाल रहा था। लेकिन ऑफिशियली ये पार्ट जो था ओटोमन एम्पायर यानी टर्की का हिस्सा कहलाता था, जो कि इस वक्त बोस्निया और हर्ज़ेगोविना की अगर मैं बात करूं तो ऑफिशियली ये हिस्सा ओटोमन एम्पायर का ही रहेगा, लेकिन टेम्परेरी इसको एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था ऑस्ट्रो हंगेरियन। अब यहाँ पे एक बात ये समझनी चाहिए कि
एस्ट्रो हंगेरियन जो था वो सर्बिया के ऊपर जो यानी इन्वेट कर रहा था, यानी उसके ऊपर कब्ज़ा कर रहा था। तो इसने जो जर्मन से कहा कि जर्मन भाई, अगर मैं सर्बिया पे अटैक करता हूँ तो क्या आप हमारा साथ देंगे? तो जर्मनी ने कहा वी आर ओल्ड फ्रेंड, मैं बिल्कुल आपका साथ दूंगा, क्योंकि उस वक्त ये तीन यानी एक तो था जर्मन एम्पायर और दूसरा था ओटोमन एम्पायर, ये जो साथ थे बिल्कुल ही एस्ट्रो हंगेरियन के साथ थे। जर्मन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर, ये किसके साथ थे? एस्ट्रो हंगेरियन के साथ थे। जबकि फ्रांस और रशिया जो थे वो बोस्निया के इलाकों के साथ थे। यानी रशिया चाहता था मैं बोस्निया को कब्जे में करूं, तो फ्रांस क्या आप तुम हमारा साथ दोगे? यानी ये आपस में मुल्क जो थे वो जो एक दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहे थे। तो कुछ हद तक यानी कुछ वक्त तक ये जंग जो थी वो थम जाती है और माहौल जो है वो ठंडा होना शुरू हो जाता है। फिर होता यूँ है कि 1878 के अंदर एक ट्रीटी साइन की गई थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ बर्लिन। एक ट्रीटी की बात कर रहे थे, ट्रीटी ऑफ बर्लिन। यानी इस ट्रीटी के अंदर ये साइन किया जाता है। तो अगर मैं हाँ, इस दौर के अंदर इटली जो था वो भी शामिल था। यानी इटली जो था वो जर्मन एम्पायर और एस्ट्रो एम्पायर के साथ था। लेकिन एक एग्रीमेंट होती है जिसमें ये बताया जाता है कि हम आपकी उस टाइम मदद करेंगे जब अगर कोई जो मुल्क आपके ऊपर हमला करता है तभी हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो कहानी कुछ और थी। यहाँ पे ये था कि रशिया एम्पायर और फ्रांस एम्पायर जो थे वो खुद ही जो हमला करते हैं एस्ट्रो हंगेरियन के ऊपर। अब देखिए बात कहाँ से छिड़ी है। यानी एक छोटी सी गलती पूरे इस दुनिया के ऊपर, पूरी इस वार यानी जितने भी ममालिक थे उन सब के अंदर जो है वो समझिए कि सारे मुल्क आग बगोला हो जाते हैं। छोटी गलती ये थी कि एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का जो प्रिंस था उसकी हत्या कर दी जाती, यानी उसको मार दिया जाता है, जिसकी वजह से ये पूरी जंग छिड़ जाती है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। हम एस्ट्रो हंगेरियन की एम्पायर की बात करें तो ये इलाका क्यों ज़्यादा अहम माना जाता था उस वक्त के बोस्निया और हर्ज़ेगोविना जो अगर मैं इसकी बात करूं तो अक्टूबर 1908 के अंदर बुल्गारिया जो था वो चाहता था कि हम एक आज़ाद रियासत बनाएं। यानी बुल्गारिया की मैं बात करूं यानी ये इंडिपेंडेंट होना चाहता था, आज़ाद होना चाहता था। 1908 की मैं बात करूं तो अब ये क्या हुआ, उस वक्त के जो ऑस्ट्रेलियन जो किंग थे फ्रांस जोसेफ, उसने इस पूरे इलाके को जो क्या किया था, वेरीफाई किया था। यानी उसने ये बताया था कि ये जो बोस्निया और हर्ज़ेगोविना जो है वो 4 साल तक ओटोमन एम्पायर के अंडर के ही रहेंगे। यानी 4 साल तक वो ओटोमन एम्पायर के अंदर ही रहे थे। तो हम आगे इसको और भी करें। इसके अलावा इसके जो नाइबरिंग कंट्री थे यानी जो पड़ोसी मुल्क थे, अगर मैं साइबेरिया की बात करूं तो साइबेरिया ये जो मुल्क था यानी सर्बिया की अगर मैं बात करूं तो इसके जियोपॉलिटिकल कनेक्शन बहुत थे। एक तो इसका जियोपॉलिटिकल कनेक्शन था, दूसरा ये इथिक्स था। इथिक्स यानी इनके एथिक्स कनेक्शन भी थे। अगर उस दौर की मैं बात करूं जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करूं तो वो कंट्रीज़ जो थे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो थे वो ज़्यादातर साउथ स्लेविक कंट्रीज़ थे। यानी इथनिसिटीज़ का मतलब ये है कि साउथ स्लेविक कंट्रीज़। अब साउथ स्लेविक कंट्रीज़ जो थे वो सर्बिया को कंप्लेन कर रहे थे कि भाई आप जो है वो इस पर हमला ना करें, और हमारे हमला करने का मकसद ये था कि तमाम मुल्क जो है वो उनकी आपस में कोई जो है वो लड़ाई ना हो। अब यहाँ पर उस वक्त का जो स्टेट ऑफ हेड का जो फॉरेन मिनिस्टर था एथेनल, जो कि जिसकी टाक हो रही थी रशियन के जो फर्डन मोनेस्टी यानी इन्वज़लोकी, जिससे जो बात कर रहा था, असल इसके पीछे जो वजह थी यानी सर्बिया को क्यों करे जो है वो करे उसके ऊपर इन्वेट क्यों कर दिया जाता था, इसकी वजह ये थी कि साउथ स्लेविक कंट्रीज़ के अंदर एक ब्लैक सी था। यानी ब्लैक सी की बात करूं और बीच में एक स्ट्रेट थी जिसको स्ट्रेट बोस्फोरस कहा जाता था। इसके बीच में एक और कंट्री थी जिसको हम इस्तंबुल कहें, इस्तंबुल, और इस्तंबुल के उस साइड पे यानी सी ऑफ मारमा था। अब इस चीज़ यानी ये जो स्ट्रेट थी
इस स्ट्रेट ऑफ बोस्फोरस को कब्ज़ा करेंगे, यानी रशिया चाहता था कि हम इसके ऊपर कब्ज़ा करें। ये जो आप देख रहे हैं इस्तंबुल की ये जो स्ट्रेट जा रही है, स्ट्रेट ऑफ बोस्फोरस जिसको कहें, रशिया चाहता था कि मैं इसके ऊपर जो है वो कब्ज़ा करूं। अब रशिया का जो स्टेट ऑफ यानी हेड का जो एम्पायर था, यानी बोस्निया पे, इनका मकसद ये था कि बोस्निया पे कब्ज़ा करेंगे, फिर इस्तंबुल का ये जो स्ट्रेट ऑफ बोस्फोरस है इसके ऊपर हम हमला करेंगे, यानी इसको कब्ज़े में करेंगे। तो रशिया के अंदर स्लेविक कंट्रीज़ के लोग रहते थे। रशिया के अंदर स्लेविक कंट्रीज़ के जो लोग रहते थे, उनका मकसद यही था कि हम अपनी रियासत को अलग करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि रशिया जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो गया। अब रशिया जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो गया, तो इस वक्त अगर मैं बात करूं जो सपोर्ट, यानी ये कह लें कि रशिया के जो एम्पायर थे वो सपोर्ट कर रहे थे सर्बिया को। अब सर्बिया को जो है वो ये अपना कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। 1909 के अंदर, 1909 की सेंचुरी की दहाई की बात करूं तो उस वक्त के जो ऐसे कह लें कि एस्ट्रो हंगोरियन के जो एम्पायर थे, उन्होंने जर्मनी के साथ बात करी 1909 के अंदर। अब यहाँ पे कहानी चेंज होती है। 1909 के अंदर जो एस्ट्रो हंगोरियन एम्पायर थे, उन्होंने बात करी जर्मनी से। उन्होंने कहा कि अगर हम रशियन एम्पायर और सर्बिया पे कब्ज़ा करें तो क्या आप हमारी मदद करोगे? तो रिप्लाई में जर्मनी ने कहा बिल्कुल हाँ, हम करेंगे, हम आपके जो है वो पुराने दोस्त हैं, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन उसके अलावा दूसरी साइड पे जो है रशिया एम्पायर थी, रशिया एम्पायर ने जो रशिया एम्पायर उसने वाली बात करी फ्रांस से कि भाई अगर हम सर्बिया पे कब्ज़ा करते हैं, यानी एस्ट्रो हंगोरियन का जो मुल्क सर्बिया है उस पर अगर हमला करते हैं तो क्या फ्रांस आप हमारी मदद करोगे? तो फ्रांस ने भाई जो है जवाब दे दिया। उसने कहा देखें, सर्बिया में मेरा कोई इंटरफेयर नहीं है, तुम जानो कुछ भी करो, मेरा इसके अंदर कुछ भी नहीं जाता। तो ये उसने सर्बिया से बात करी। अब होता यूँ है कि अच्छा, उसके बाद जो फाइनली रशिया ने बोस्निया कंट्री को एक्सेप्ट कर ही लिया, एनेक्स कर लिया। अब इतनी बड़ी एनेक्सेशंस को रोकने के लिए उसके बाद एक और बड़ी, मैं कह लूँ कि एसेंसिनेशन जो होती है, फर्टिनेट, जिसको एसेक्शनेशन ऑफ फर्टिनेट कहा जाता है, एक न्यू रिवोल्यूशन स्टार्ट होता है बोस्निया के अंदर, और एक बोस्निया के अंदर न्यू रिवोल्यूशन माहौल जो है वो बन जाता है, जिसको यंग बोस्निया भी कहा जाता है, जिसको हम कहें यंग बोस्निया भी कहा जाता है। यंग बोस्निया कौन सा था? ये एक स्टूडेंट रिवोल्यूशनरी ग्रुप था। इनका पर्पस था कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएं, एक आज़ाद मुल्क बनाएं, यानी उसको यूगोस्लेविया, यानी उसको उस वक्त एक और भी नाम दिया गया था, यूगोस्लेविया यानी साउथ स्लेविया। ये जो थे वो ये चाहते थे कि हम अपना जो है एक अलग इंडिपेंडेंस मुल्क बनाएं। 28 जून, अगर मैं बात करूं 28 जून 1914, अब यहाँ पर कहानी शुरू होती है हमारी, किस तरीके से वर्ल्ड वार जो थी वो मज़ीद उसको कैसे भड़काया गया। अच्छा, 28 जून 1914 को एस्ट्रो हंगोरियन के जो एम्पायर यानी प्रिंस दे फर्डिनांड और उसकी वाइफ सोफ़ी, ये ट्रेवल पे जाते हैं बोस्निया ट्रीटी के, यानी ट्रीटी टू, यानी ऐसे कह लें कि ये ट्रेवल टू करते हैं, कहाँ से करते हैं? बोस्निया टेरिटरी के ऊपर ये जो है सफ़र करते हैं। अच्छा, अब ये होता है कि जैसे उनका सफ़र जो था वो कुछ हिंदी वाला सफ़र था, लेकिन बाद में उनका जो सफ़र था वो इंग्लिश वाला सफ़र बन गया। यानी ये चलते चलते इनके ऊपर 6 रिवोल्यूशनर जो थे ना, बोस्निया के 6 रिवोल्यूशनर उनके ऊपर हमला करना चाह रहे थे। तो उनकी गाड़ी के ऊपर ऐसे होता है कि सुबह 10 बजे कार्बी नोविक नाम का जो शख्स होता है, जो कि बोस्निया का रिवोल्यूशनर होता है, वो उनकी गाड़ी के ऊपर जो है वो बम फेंकता है, लेकिन बम जो था वो डंप होकर साइड में गिरता है, जिसके अंदर 20 लोग जो है उनकी मौत हो जाती है। लेकिन ये जो फर्डिनांड और उसकी जो वाइफ है सोफ़ी, यानी ये जो एस्ट्रो हंगोरियन का जो एम्पायर के जो प्रिंस थे फर्डिनांड और सोफ़ी उसकी वाइफ, वो बच निकलते हैं। और बाद में इनका जो प्लेन होता है वो गाड़ी अपनी जो है वो टर्न करके हॉस्पिटल जाते हैं। वो हॉस्पिटल इसलिए जाते हैं कि इनके ऊपर जो हमला किया गया था, लेकिन ये तो बच गए थे, लेकिन इनकी वजह से जो 20 जो लोग थे वो ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे, यानी ज़ख्मी हो गए थे। ये उनकी जो है वो ताज़ियत करने के लिए जाते हैं, लेकिन इनकी गाड़ी जो है अचानक
गली अचानक किसी और गलती में या गलती की वजह से किसी और गली में चले जाते हैं तो उन्हें ये एहसास होता है कि एक बोस्निया मिरफ़ाइम जो उसके अलावा ये जो होता है फर्डिनेंड और उसकी सोफ़ी वाइफ जो होती है वो बोस्नियर मेयर के जो होता है फेम क्रिक उसको बोलते हैं कि आपने हमारा स्वागत बम से किया है, यानी आपने बम फाड़ के हमें यहाँ पे बुलाया गया, आपने हमारी गाड़ी पे अटैक किया। ये तो यानी ऐसे कह लें कि इट इज़ मोस्ट आउटरेजियस था ये। तो उसके बाद ही ये मैंने जैसे आपको बताया कि हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पे लोगों की ताज़ियत करते हैं, फिर इनका जो गुज़र होता है किसी गलत गाली के अंदर ये घुस जाते हैं। वहाँ पर फिर जो है वो एक रिवोल्यूशनर होता है जिसका नाम होता है गेवरिलो प्रिंसिपी उनके ऊपर अटैक कर देता है, यानी उनकी हत्या कर देता है, उनको मार देता है। ये एक 19 साल का स्टूडेंट होता है। इसको बाद में इसको पकड़ लिया जाता है, लेकिन इसकी जो एज होती है वो 2 महीने 20 साल में से 2 महीने कम होती है, जिसकी वजह लॉ के मुताबिक इसको फांसी की सज़ा दी नहीं जाती। फिर उस होता ये है कि एस्ट्रो हंगेरियन जो है वो उसकी वजह से सर्बिया में जंग छिड़ जाती है। फिर जो है वो रशियन एम्पायर जो है वो सर्बिया को बचाने के लिए आगे मैदान में उतर जाता है। लेकिन जो जर्मनी है वो पहुंचती है, अब यहाँ पर जो जर्मनी है वो पहुंचती है एस्ट्रो हंगेरियन को बचाने के लिए। लास्ट में क्या होता है कि फ्रांस आता है सर्बिया को बचाने के लिए और रशियन एम्पायर को बचाने के लिए। यहाँ पे एक अच्छी चेन बन जाती है, चेन ऑफ फ्रेंडशिप जिसे कहा जाता है। यहाँ पे एक चेन ऑफ फ्रेंडशिप बन जाती है, जिसके अलावा इटली जो है वो अलायंस करता है किसके साथ, जर्मनी के साथ और एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के साथ। लास्ट में एक और मैं बात आपको बताता चलूँ कि लास्ट में इनकी एक चेन बन जाती है चेन ऑफ फ्रेंडशिप में फिर एक और मुल्क जो है वो इनके साथ बन जाता है इटली की बात करूं, इटली और जर्मनी, इटली का अलायंस हो जाता है। अलायंस की अगर मैं बात करूं कि इन कंट्रीज़ का अलायंस बन जाता है, ये है इटली और ये है जर्मनी और ये है एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। यानी ऐसे कह लें कि इनका लिंक बन जाता है, अलायंस बन जाती है तीनों की आपस में। तो ओटोमन एम्पायर जो है वो बचता है। ओटोमन एम्पायर की अगर मैं बात करूं तो ये एनिमेटेड हो जाता है किसके ऊपर, रशिया के ऊपर। ओटोमन तो पहले भी जो है वो खिलाफ था रशिया एम्पायर के ऊपर कि भाई अगर हमें बस मौका मिले, क्योंकि हम अटैक करना चाहते हैं रशिया के ऊपर। ये पहले से ओटोमन एम्पायर थे वो रशिया एम्पायर के ऊपर, यानी जैसे कह लें कि वो जो है वो उनके ऊपर जलते थे, वो अपनी दुश्मनी निभाना चाहते थे। तो ऐसे में क्या होता है कि ओटोमन एम्पायर जो है वो जाता है किसकी हेल्प करने, एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की हेल्प करता है। चूँकि ये खिलाफ था रशियन एम्पायर के, इसलिए ये एस्ट्रो हंगेरियन को सपोर्ट करने के लिए चला जाता है। उसके अलावा यूनाइटेड किंगडम की बात करूं तो ब्रिटिश जो है अब ब्रिटिश किसके अलायंस में ब्रिटिश अलायंस एक ट्रीटी बनाते हैं, अलायंस ट्रीटी जिसको कहें वो बनाते हैं, जिसको ट्रिपल एंटेंटी कहें, जिसके अंदर जो है वो तमाम की तमाम, ये अगर मैं दिखाऊं आपको, ये जितनी भी मैंने कंट्री ये थी, ये ओटोमन एम्पायर था, रशियन एम्पायर, जर्मन एम्पायर, फ्रांस एम्पायर, यूनाइटेड किंगडम एम्पायर, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया और सर्बिया, ये सारे कंट्री मिलकर एक हमला करते हैं जिसको हम ग्रेट वार भी कहते हैं, यानी जिसको एक बड़ी जंग कहें। आफ्टर में यानी उसके अलावा आखिर में क्या होता है कि यूएसए, जापान जैसे मुल्क भी इस जंग को, इस लड़ाई को सपोर्ट करने के लिए पहुंच जाते, शामिल हो जाते। लेकिन उसके अलावा इंडिया की अगर बात करें, चूँकि इंडिया के ऊपर ब्रिटिश राज था, इसलिए इंडिया भी पीछे नहीं हटता, इंडिया भी इस जंग में शामिल हो जाता है, जो कि एक बड़ी वार कहलाती है। इस कहते हैं कि इस जंग को लगने के 4 बड़े मेन रीज़न बताए जाते हैं। एक तो नेशनलिज्म, दूसरा इंपीरियलिज्म, तीसरा मिलिटरिज्म और चौथा जो था वो अलायंस। ये 4 मेन रीज़न बताए जाते हैं जिसकी बिहाफ पर यह जंग लगी थी। अब नेशनल की बात करें कि बिस्मार्क जो था उसने यूनिफाई किया था जर्मनी को। बिस्मार्क एक साइंटिस्ट था, यानी ऐसे कह लें कि एक रिवोल्यूशनर था जर्मनी का, जिसने जो है जर्मनी को बिस्मार्क जो था उसने जर्मनी को यूनिफाई किया था 1971 की। यानी इस बेस पे कि रशिया जो है वो
मोनार्की है किसके अंडर, यानी एक रशिया जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, किसके अंडर था, जो है वो रशिया के ही अंडर था। यानी जर्मनी, अगर जर्मनी की बात करूं कि जर्मनी जो था, सॉरी यहाँ पे मैं बात बताता चलूँ कि जर्मनी जो था वो रशियन, यानी उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, वो रशियन के अंडर थी, यानी रशियन जो था वो मोनार्की था। अब यहाँ पे मैं नेशनलिज्म की बात करूँ, यानी नेशनलिज्म यानी एक ऐसी नेशनलिज्म विदाउट लिबरेलेशन, विदाउट लिबरेशन, यानी जिसके अंदर कोई ऐसी बात ना हो, यानी ऐसे कह लें कि सब जो मुल्क थे वो अपनी अच्छाई बयान करते थे कि मेरा मुल्क सबसे अच्छा है, मेरा मुल्क सबसे बेहतर है, मेरे पास ताकत है। यानी बेस ऑन रेस के ऊपर ये डिपेंड करता था, नेशनलिज्म बेस ऑन रेस के ऊपर ये डिपेंड करता था। अच्छा, उसके अलावा यहाँ से जो है वो इधर से ही मैं कहूँ कि इम्पेरियलिज़म से ही जो है वो जंग जो थी वो डिक्लेयर होना शुरू हो जाती है। यानी इम्पेरियलिज़म का मकसद ये था कि दूसरे ममालिक को कब्ज़ा करना, यानी अपने आप से, यानी अपन से जो छोटे ममालिक थे उनके ऊपर कब्ज़ा करना। तो यही एक चीज़ बनाया जाता था। यानी इनका मेन पर्पस जो था वो लूट मार करना था, यानी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना था। अब इम्पेरियलिज़म को कैपिटलिस्ट कहा ही जाता था। उस वक्त के जो मोस्ट यानी फेमस कैपिटलिस्ट थे, यानी हेनरी फोर्ड जो थे, इसको मोस्ट कैपिटलिस्ट कहा जाता था। इसने एक बात बताई थी कि डू यू वांट टू नो द कॉज ऑफ वार, इट इज़ कैपिटलिज्म, ग्रीड, द डर्टी हंगर फॉर डॉलर्स, यू विल स्वीप वार फ्रॉम द अर्थ। यानी इम्पेरियलिज्म को अगर मैं इम्पेरियलिज्म को विदाउट पॉसिबल माना जाता था कि ये पॉसिबल तभी होगा जब हम मिलिट्री को ज़्यादा से ज़्यादातर वसी बनाएंगे। उस वक्त का ये ख्याल माना जाता था कि जब तक आप इम्पेरियलिज्म यानी लोगों पे, यानी दूसरे मुल्कों पे कब्ज़ा नहीं करेंगे, तो कब्ज़ा करने के अलावा जो ब्रिटिश राज की मैं बात करूं, जो इंडिया था उसमें एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसने जो है इंडिया में जाके लोगों के ख़जाने लूटे और रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया। तो यानी इनका मकसद ये था कि जितने ज़्यादा हम लूट मार करेंगे उतनी ज़्यादा हम जो है वो मिलिटरिज्म को पॉसिबल बना सकेंगे। तो यहाँ पे 6 ग्रेट पावर की अगर मैं बात करूँ कि जो 6 बड़े ग्रेट पावर माने जाते थे उस वक्त के, एक था इटली माना जाता था, इटली, एक रशिया था, दूसरा एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था, और तीसरा जो चौथा फ्रांस था। यानी इनको जर्मनी, एस्ट्रो हंगेरियन, फ्रांस और इटली, रशिया, इनको ग्रेट ब्रिलियन यानी ऐसे कहें ब्रिटेन मिलिट्री स्प्लेंडेड किया जाता था, कंबाइंड मिलिट्री स्प्लेंडेड किया जाता था इनको। ये उस वक्त की 6 ग्रेट पावर हुआ करती थी। इनका मकसद यही था कि हम जितना ज़्यादा मिलिट्री के ऊपर खर्च करेंगे। अच्छा, इन्होंने 1870 की दहाई के अंदर 94 मिलियन जो था वो स्प्लेंड किया था, मिलिट्री के ऊपर खर्चा किया था। अब उसके अलावा 1914 के अंदर ये 4 गुना बढ़ गए, यानी 400 मिलियन तक जा पहुंचा। यानी इन्होंने इतना स्पेंडेड किया था मिलिट्री के ऊपर। उस वक्त जो कंट्री थी उनकी कंट्रीज़ के अंदर मोनार्की सिस्टम था। यानी मोनार्की सिस्टम ऐसे कह लें कि कोई राजा यानी कोई आवाम की तो कोई सुनता नहीं था, सब के सब जो थे वो मोनार्की सिस्टम में तब्दील होता जाता था। तो उस वक्त के जर्मन के केज़र विलियम टू की अगर बात करें तो उस वक्त के जो हैं काइज़र विलियम टू, यानी जो रशियन के लास्ट एम्पायर थे निकोलास टू, और ब्रिटेन के हेड ऑफ स्टेट के जो थे वो किंग जॉर्ज की बात करूं, ये तीनों आपस में कज़न थे। एक यानी जो था केज़र, दूसरा निकोलास और तीसरा किंग जॉर्ज। ये तीनों के बताया जाता था ये तीनों आपस में कज़न थे। और उस वक्त क्वीन ऑफ विक्टोरिया जो थी इन तीनों की आपस में सुलह करवा रही थी कि भाई तुम लोग लड़ो नहीं, आपस में लड़ने की कोई बात नहीं है, सुलह कर लो आपस में। तो ये तीनों कज़न को, यानी इन तीनों कज़न की सुलह करवाने में, लेकिन उसकी क्वीन ऑफ विक्टोरिया की वजह के बाद जब उसकी मौत हो जाती है तब ये मामला यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ था बल्कि आगे चल रहा था। यानी क्वीन ऑफ विक्टोरिया भी इनकी सलाह नहीं करवा पा सकी। तो चौथा रीज़न बताया जाता है अलायंस का। अगर यहाँ पे मैं बात बताऊँ, चौथा रीज़न बताया जाता है अलायंस का। चौथा रीज़न ये था कि 1800
1882 के अंदर ट्रिपल अलायंस बनाया गया था। 1882 के अंदर एक ट्रिपल अलायंस बनाया गया था, जिसके अंदर बताया गया था कि इटली, एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और जर्मनी, ये तीनों आपस में एक ट्रिपल अलायंस बनाते हैं। याद रखिए कि अलायंस बनाने का मकसद यही होता है कि एक से दूसरे ममालिक के साथ अगर आपके ताल्लुकात अच्छे हैं तो आपके ऊपर कोई दुश्मन जो है वो भारी निगाह से नहीं देख सकेगा। इन दोनों ने प्रॉमिस किया था कि हम तीनों एक दूसरे का म्यूचुअल सपोर्ट करेंगे, प्रॉमिस करते हैं। तो मेजर इसके अलावा 1907 के अंदर एक मेजर अलायंस जो है वो बनाया गया था, जिसके अंदर ग्रेट ब्रिटेन थे, रशिया थे, फ्रांस थे। यानी तीन अलग अलग यहाँ पर जो तो फ्रांस का और जर्मनी का, रशिया का, इन तीनों का अलग जो था वो अलायंस था। तो इन रीजन्स की बिहाफ पर ओरिजिनल रीज़न जो बिहाइंड अलायंस के ऊपर था वो था इम्पेरियलिज़म। मैंने आपको बताया था कि जितने भी जो मुल्क थे वो यही चाहते थे कि इम्पेरियलिज़म को बढ़ाया जाए, यानी आर्मी जो है वो उसके ऊपर फोकस किया जाए। तो इसका जो फर्स्ट रीज़न ये था कि लोग जो उस वक्त जो थे तो दोस्तों यही कुछ वजह थी जिसके ऊपर इन्होंने प्रोपोगंडा चलाई गई थी। यानी जो उस वक्त के बिहाफ पे देखा जाए तो इंडिया के ऊपर ब्रिटिश राज था, तो उन्होंने अपने कुछ सोल्जर भेजे थे कि इस जंग के ऊपर जाके हिस्सा लें। और बहुत बड़े न्यूज़पेपर्स के अंदर उस वक्त का जो न्यूज़पेपर था ब्रिटिश टाइम्स ऑफ लंदन का तो था, उसके अंदर ये बताया गया था कि ब्रिटिश सोल्जर विल डू दिस, यानी ये बताया जाता है कि ब्रिटिश soldier will do his duty even the certain that and is not paralyzed by the feeling that he is the victim of same जो है वो हिडर ब्लंडर था। तो यानी ये प्रोपोगेंडा चलाया गया था प्रोपोगेंडा के इसको किस तरीके से ख़त्म किया जाए। तो बहुत से जो रिवोल्यूशनर थे, यानी उसके ऊपर जो पोइटर थे, उन्होंने अपनी किताबों के अंदर पोइम्स लिखी, जिसमें ये बताया गया था कि उस वक्त का एक अल्फ्रेड टेंसियम पोइटर था, जिसने एक पोइट लिखी थी कि द सोल्जर, यानी सोल्जर के ऊपर पोइम लिखी थी, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। तो इन्होंने कुछ पोइम्स लिखी थी। इसके अलावा दो रपर्ट ब्रोक डेथ इन द पोइम्स, ये भी सोल्जर के नाम पे एक पोइम लिखी गई थी जो कि विंस्टन चर्चिल ने लिखी थी। और उसके अलावा अमेरिका की जो सोशलिस्ट पार्टी थी, इटालियन की जो सोशलिस्ट पार्टी थी, ब्रिटिश की जो लेबर पार्टीज थी, और रशियन मोल्शिव्स थे, और जर्मन के कार्ल लिबेनक्वेट और रोज़ा लग्जेम्बर्ग, इन्होंने जितने भी थे ये एनार्किस्ट थे और सिंडलिस्ट थे। इन्होंने ये इंटरनेशनलिज्म को सुपरहाइव करने के लिए कुछ पोएम्स वगैरह लिखी थी, और कुछ इन्होंने बताया था कि उसके अंदर जो है वो ज़्यादा किस तरीके से बनाया जाता है। हेनरी फोर्ड की बात करूँ, वेंटलिन बुल्गेकोव की बात करूँ, जो कि ऑथर है द जंगल बुक के जो ऑथर है, इन्होंने मुख्तलिफ जो है वो पोएम्स लिखी थी। ये बताया गया था कि 1909 के अंदर कितनी जो थे वो लोग मरे थे, यानी इनका मकसद यही था कि लोगों को मार के जो है वो मुल्क को कब्ज़ा करे। तो ये बिहाफ था, यानी आपने देखा कि किस तरीके से एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की जो मौत होती है और उसका असर जो है वो पूरी दुनिया में किस तरीके से फैल जाता। तो यही वजह थी जिसकी वजह से जो है वो वर्ल्ड वार 1 लगी थी। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में वर्ल्ड वार 2 के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी बनाई हुई वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत पूछ सकते हैं। और याद देखते रहिएगा, हमारी और भी मज़ीद वीडियो आहिस्ता आहिस्ता इस चैनल पे अपलोड करती जाएगी। थैंक यू, शुक्रिया।